पिछली किस्त में आपने देखा कि हालांकि आज मिनिएचर आर्ट काफी हद तक गुम हो गया है, लेकिन खास तौर से राजस्थान में ये आज भी जिंदा है। फनकार पुरानी रवायत और तकनीक निभाते हुए उसमें नए जमाने के तकाज़ों को जगह दे रहे हैं। बदलते वक्त के साथ साथ तख्लीक के नए नमूनों के कदरदान भी कम नहीं है। आज के वक्त में मिनिएचर आर्ट को एक हवाला जाती मुसव्विरी की तरह लिया जाता है, लेकिन मुगलिया मिनिएचर मुसव्विरी की मीरास आज भी कायम है और आज की मुसव्विरी में भी इससे तहरीकें मिलती हैं। तमाम फनकाराना महासिन से आरास्ता होने के बावजूद आज के मिनिएचर आर्टिस्ट उन्हीं तारीखी नमूनों से अपनी तख्लीक़ात में मकामी रंग, गोयाई, अंदाज और चलती फिरती ज़िंदगी का अक्स उतारने में कामयाब हुए हैं। आज की गुफ्तगू में हम ऐसे ही फनकार की तख्लीक़ात को आपके सामने रखेंगे। लंदन में पैदा होने वाली जुड़वां बहनें अमृत और रविंद्रा बैनुल अक़वामी मयार की फनकार हैं, जिनकी इनाम याफ्ता पेंटिंग हिंदुस्तान की रिवायती मिनिएचर और आज की मुसव्विरी की हैयत में एक नई तहरीक पैदा करती हैं। उनकी तख्लीक़ात नाक़िदाना बहस का मौजू बन चुकी हैं, जो मौजूदा तर्ज की मुखालफत करती हैं। अपनी फ़न्नी मीरास और शिनाख्त रायजुल वक्त तरीक़े से हटकर नए तनाजुर में देखती हैं। ये दोनों सिस्टर्स यूके में पढ़ी और यूके में जब पढ़ रही थी तो वेस्टर्न टेक्निक्स और वेस्टर्न वेज ऑफ मेकिंग कंटेम्प्रेरी आर्ट पे तवज्जो था, जो उनको लगा कि वो सही नहीं था। इन द सेंस दैट जब वो इंडिया आई और बार बार आती रहीं तो उनको मिनिएचर ट्रेडिशन में एक रियल वेल्थ दिखा और उनको ये भी नज़र आया कि इंडियन मिनिएचर्स को लेकर कंटेम्प्रेरी आर्ट प्रैक्टिस को रिवाइटलाइज किया जा सकता है और ये एक और तरीका होगा कंटेम्प्रेरी आर्ट मेकिंग का, जो वहाँ पर लोग जिससे इतने जो लोग जानते नहीं हैं शायद इतना। सो कौर सिस्टर्स ने बेसिकली इंडियन मिनिएचर ट्रेडिशन को रिवाइटलाइज किया फॉर कंटेम्प्रेरी यूज़। वो मगरबी और मशरक़ी जमालियात को यकजा करके रिवायती और गैर यूरोपी तर्ज फ़न को नई कदरों के साथ वाज़े करना चाहती हैं, ताकि मौजूदा फ़न्नी तख्लीक़ात में मुसलसल फ़रोग़ पजीरी का रुझान पैदा हो, जिसमें सक़ाफ़ती, समाजी और सियासी मसाइल हमाजहती के साथ आरास्ता, अलामती और पुरलुत्फ़ तरीक़े से सामने आ सकें और तमाम सक़ाफ़ती बंदिशें तोड़कर आलमी तनाजुर में अपना मुकाम बनाएं। वो पहली बार 1980 में हिंदुस्तान आई और यहाँ की मिनिएचर मुसव्विरी को देखकर हैरान रह गई, जो अपनी शाइस्तगी, तकनीक, हुनरमंदी और दम बखुद कर देने वाले हुस्न कमाल में बेमिसाल है। उन्होंने महसूस किया कि उनमें तारीख़ी और सक़ाफ़ती बंदिशें ख़त्म कर देने की तवानाई मौजूद है, लेकिन इसे जदीद फ़न मानने में उन्हें तामुल है। एक तो उन्होंने पिक्टोरियल डिवाइसेस जो हैं मिनिएचर के, उनको समझने की कोशिश की कि एक ही फ्रेम में या एक ही पेंटिंग में, आप देखिए मिनिएचर की साइज़ कभी कितनी छोटी होती है, उसके अंदर एक सारी दुनिया समाई जा सकती है ना। उस दुनिया को जो समाने का तरीका है, वो जो किस्म के जो विजुअल डिवाइसेस थे, वो इन दोनों सिस्टर्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ किए। उनके काम में आप अर्बन लाइफ देखते हैं, ओके, उनकी अपनी रोज़ाना ज़िंदगी देखते हैं, एवरीडे के एक्सपीरियंस देखते हैं, कोका कोला देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, यानी जो भी जो उनकी दुनिया है उनसे रिलेटेड चीज़ें दिखती हैं, जो कंटेम्प्रेरी लाइफ के चिन्ह हैं, जो सिग्निफाई करती हैं कंटेम्प्रेरी लाइफ। लेकिन जो तरीके हैं उनको बताने के, वो तरीके उन्होंने मिनिएचर्स से अडॉप्ट किए हैं और यही नहीं, उसको उन्होंने एक ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया है कि किस तरह से हमारी पास्ट ट्रेडिशंस को हम रिवाइटलाइज करके कंटेम्प्रेरी आर्ट मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं और वो बहुत बेहतरीन तरीके से उनका एक विजुअल लैंग्वेज उसके थ्रू बना।
गुलाम मोहम्मद शेख एक मशहूर पेंटर और गुजराती शायर हैं। शेख क्यूबिज्म या एक्सप्रेशनिज्म भक्ति, सूफियाना शायरी और जादुई हकीकत निगारी के तरफदार थे। हिंदुस्तान के फ़न्नी मंजरनामे पर बहैसियत उस्ताद उनका खासा असर है और उन्होंने हिंदुस्तानी फ़नकारों और मुअर्रिखों की 3 नस्लों की सरपरस्ती की है। बचपन में मेरी मुलाकात गुजरात के एक वरिष्ठ कलाकार, जिसको कला गुरु कहते हैं, जिनको कला गुरु कहते हैं, रविशंकर रावल से हुई। वो जिस शहर में, सुरेंद्र नगर में मैं रहता था, वहाँ पर कुछ उनके स्वास्थ्य का कोई कारण था तो आए थे। तो उन्होंने मेरा काम देखा और मैंने, पता नहीं मैंने क्या उनसे बोला, मगर उन्होंने बोला कि तुम आगे पढ़ने के लिए जाओ। तो मैंने बोला मैं तो कहीं बाहर गया नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम बड़ौदा पढ़ने के लिए जाओ। तो उन्होंने बताया कि तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ पूरा यूनिवर्सिटी का एक 4 साल का और फिर 6 साल का कोर्स है। तो ऐसे तो मन में ख्वाहिश होगी पहले भी, लेकिन वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए कोई ऐसे किसी तालीम की ज़रूरत थी। तो जब मैं यहाँ ये तालीम के लिए आया, तब मेरी वो ख्वाहिश है अपने मन में पक्की हो गई कि अभी मुझे चित्रकार होना है। तस्वीरी मज़ाहिर को वजाहती शक्ल देने का उनका हुनर अब भी रिवायती तर्ज में मकबूल है, जो कभी बंगाल के पटवा से लेकर राजस्थान के भोपास और कावड़िया भट्ट तक पूरे हिंदुस्तान में बहुत आम था। वो मजहबी बयानात को बताते हैं, गीतों और तकरीरों में अखलाकी और दिलावरी दर्स देते हैं और मुसव्विरों में नाजरीन के लिए नक्शो निगार बनाते हैं। एक ज़माने में जब हम पढ़ाई करते थे, जब यहाँ आए, तब मतलब के लोग चित्रकला पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजते नहीं थे। तो ऐसा था माहौल कि अगर आप कुछ और न कर पाएँ, अगर आप विज्ञान में न पढ़ पाएँ या साइंस न कर पाएँ और बाकी बच गए हो, तो आप ऐसी तालीम लें। तो उस ज़माने में मतलब उसमें न पैसा था, न नौकरी की कोई उम्मीद, इसलिए आपको कहीं न कहीं वो झेल लेना पड़ा। तो मेरे परिवार में भी तो कोई ऐसी संभावना नहीं थी कि वो लोग मुझे 6 साल तक पढ़ाए, इसलिए मुझे शिष्यवृत्ति पर आधार रखना पड़ा। तो शिष्यवृत्ति भी कभी मिली कभी नहीं मिली। तो वो तो आप जो कुछ भी कहें, दोनों होते हैं, उतार भी होता है और चढ़ाव भी होता है। अगर आप उसको कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसे आर्थिक क्या मालूम क्या कहे कि पैसे या उस किस्म की चीज़ें नहीं थी, लेकिन ख्वाहिश तो बड़ी तेज़ थी। तो वो चढ़ाव होता है, उससे हम बढ़ते रहते हैं ना। अगर मन में आपकी तमन्ना, अगर जैसे कहे ना कि वो तीव्र तमन्ना आप होनी चाहिए कि अगर वो है तो आप रास्ता निकाल लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उस ज़माने में न चित्र बिकते थे, मतलब बिकते होंगे तो कुछ ही लोगों के, बहुत कम लोगों के चित्र बिकते थे। तो वो कला का बाज़ार तो खुला हुआ नहीं था, लेकिन वो तो ऐसी कठिनाइयाँ तो सभी कलाकारों ने झेली होंगी, मगर ये सचमुच ऐसी कठिनाइयाँ नहीं। कठिनाइयाँ तब होती है जब आपके काम के अंदर कोई अगर कोई मुसीबत हो तो वो बड़ी, वो है एक, वो विषय है संघर्ष का। वो संघर्ष आपको झेलना पड़ता है कि किसी न किसी तरह से आपको आप जो करना चाहते हैं वो कैसे कर पाए। उसमें जो मुसीबतें आती है तो उसके लिए आपको, जैसे कि आपको चित्र ठीक नहीं हुआ तो क्या करोगे आप? तो चित्र को या तो मिटा दो या फाड़ दो या फेंक दो, या फिर से करो, दोबारा करो, तीसरी बार, 10वीं बार करो। ये जो है वो संघर्ष है। बाकी जो बाहरी संघर्ष है वो अलग किस्म का है। सचमुच जो अंदरूनी जो संघर्ष है उससे
कोई भी कलाकार हो, वो अगर उसको कहीं ऊंचा उठना है तो उसे ये संघर्ष करना ही पड़ता है। गुलाम मोहम्मद शेख के काम में एक जो सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे लगती वो ये है कि हालांकि उन्होंने दुनिया के सारे आर्ट ट्रेडिशंस को, आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस को पढ़ा है और जाना है, उन्होंने जिस वक्त वो काम कर रहे थे 1960s में, तब एक ऑलमोस्ट एक डिबेट चल रही थी ट्रेडिशन और मॉडर्निटी पे, और क्या है कि मॉडर्निज़म क्या होना चाहिए इंडिया में, और क्या मॉडर्निज़म कम्प्लीटली वेस्टर्न मॉडल्स की से ही आएगा या वेस्टर्न टेक्निक्स पे ही निर्भर होगा। तो शेख और नीलिमा और भूपेन, इन्होंने इंडियन सेंसिबिलिटीज़ को देखना शुरू किया, इंडिजिनस सोर्सेस, हमारे जो इतने रिच ट्रेडिशनल सोर्सेस रहे हैं ऑफ पेंटिंग, उनको उन्होंने देखा, चाहे वो राजपूत पेंटिंग हो, चाहे मुग़ल मिनिएचर्स हों, चाहे राजस्थानी पेंटिंग हो, चाहे पिछवाई हो, चाहे तांखा हो। ये इन्होंने बहुत इन ट्रेडिशंस को समझने की कोशिश की कि इन पेंटिंग्स में और इन पिक्टोरियल ट्रेडिशंस का वेल्थ क्या था। और सबसे बड़ी चीज़ जो समझ में आती वो ये है कि मिनिएचर्स में एक बहुत पॉसिबिलिटी है, एक दे कैन एनकम्पस एन इनॉर्मस वैरायटी ऑफ सोर्सेस, एन इनॉर्मस वैरायटी ऑफ थिंग्स। और आई थिंक ये चीज़ शेख को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि वो इटली भी गए थे, वहाँ उन्होंने साइंटिफिक पर्सपेक्टिव जो कहते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव और इल्यूजनिस्टिक पेंटिंग भी पढ़ी थी और जानी थी। उनको शायद वो एक फिक्स्ड वांटेज पॉइंट से दुनिया को देखना वो इतना नहीं भाया जितना कि एक इंडियन पैनोरामा जो है लाइफ का, वो कैसे साइमल्टेनियसली अनफोल्ड होता है मिनिएचर में, वो चीज़ उनको बहुत भाई। और यही नहीं, एक और चीज़ भी है ईस्टर्न वर्ल्ड व्यू में, एक होलिस्टिक व्यू है लाइफ का, कि वेस्टर्न में जैसे वेस्टर्न ट्रेडिशंस में लैंडस्केप है तो सिर्फ लैंडस्केप पे तवज्जो है, वो ट्रेडिशन हमारे वहाँ नहीं है। जब हम हमारे मिनिएचर्स देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन को एग्जिस्टेंस। नेचुरल वर्ल्ड भी वही है, एनिमल वर्ल्ड भी वही है, ह्यूमन वर्ल्ड भी वही है, और ये इन तीनों का समावेश, एक होलिस्टिक व्यू से लाइफ को देखना, ये चीज़ उनको खूब भाई है। इसलिए शेख कभी बहुत इलेबरेट तरीके, बहुत बेहतरीन टीचर भी हैं वो, और मैं उनकी स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, इसलिए कह सकती हूँ कि जब वो पढ़ाते हैं तो ये बात समझ में आती है कि जब आप मुग़ल मिनिएचर्स देखते हैं या हमारे दूसरे मिनिएचर ट्रेडिशंस देखते हैं, तो सिर्फ एक ह्यूमन आई और ह्यूमन व्यू पॉइंट नहीं है उसमें, उसके अंदर समावेश है कि बहुत ही तरीके से दुनिया दिखाई जाती है। कावड़िया भट्ट एक कब्रनुमा बक्स को ले जाते हैं जिसके बाहर की तरफ बहुत से पैनल खुलते हैं। बयान के खत्म होने के बाद जब सारे पैनल खुल जाते हैं तो देवता का ज़हूर होता है। इस ड्रामे में 4 कांवड़ दिखाई जाते हैं जिनका उन्वान है सफ़र, अयोध्या, मजमुआ मज़ामीन और हुरूफ तहज्जी की कहानियाँ। इन तमाम तख्लीक़ात में मौज़ूआत का तसलसल पाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ निज़ाम अक़ायद, दुनिया के नज़रियात, माप मुंडी से मुताल्लिक़ अपने ख़यालात बयान किए गए हैं जो 14वीं सदी की यूरोपी दुनिया की तस्वीर से माख़ूज़ हैं और इंसानियत के फ़लाह व बहबूद से मुताल्लिक़ हैं। आप मिनिएचर्स में भी देखेंगे कि एक नैरेटिव या एक स्टोरी चल रही है, उस स्टोरी के अंदर कोई कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा स्केल से बनाया गया, बड़ा बनाया गया है, कुछ को छोटा कर दिया गया, जबकि वो सब एक ही उस पे चल रहे हैं, एक वर्टिकल पर्सपेक्टिव में ही दिखाए जा रहे हैं। और आई थिंक ये चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि हर एक पेंटिंग में एक अलग ही जर्नी होती है, यू नो, वो क्योंकि वो अपने आप को एक कोई स्टाइल पे फिक्स नहीं करते हैं या कोई एक तरीके से एक व्यू पॉइंट से काम नहीं बनाते, तो हर काम एक नया चैलेंज लाता है। अब उन्होंने सिटी फॉर सेल बनाई थी जब बड़ौदा में राइट्स हो गए थे, कम्युनल राइट्स, तो उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से वो सिटी का एक्सपीरियंस उस काम में बताया, जबकि पेंटिंग काफ़ी बड़ी है, ओके। और उसके अंदर उन्होंने उस पेंटिंग को ऐसी तरह से बांधे रखा है कि आप एक शारदा सिनेमा थिएटर देखते हैं जिसमें सिलसिला चल रही है और अचानक शाम को कम्युनल राइट्स हो जाते हैं और लोग केओटिक तरीके से भाग रहे हैं,
और आप देख रहे हैं कई गुंडे जो हैं उनको बहुत बड़े साइज़ के बताए हैं कि वो सब प्लान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और उनको ये करना है, और बेचारे इनोसेंट लोग वो यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। बिल्कुल एक केओटिक माहौल है और इतनी एनर्जी है उस काम में। और दूसरी तरफ दूर आप देख रहे हैं कि राजमहल है जो बिल्कुल सोया हुआ है, तारे टिमटिमा रहे हैं, शांति है वहाँ पे। उस जगह को ये मालूम नहीं कि सिटी में क्या हो गया है। ओके ना, इस किस्म के जो इंटरेस्टिंग काम हैं उसमें अगर देखा जाए तो आई थिंक देयर इज़ अ होल वेल्थ ऑफ दिस ट्रेडिशन जो शेख भाई ने और दूसरे कंटेम्प्रेरीज ने बहुत बेहतरीन तरीके से उनको रिवाइटलाइज किया है, रीइन्वेंट किया है। और कई बार मैं कहूँगी रीइन्वेंट भी नहीं, कई बार मिनिएचर की खूबसूरती उनके इतनी समझ में है ये बात कि उसको कैसे हम अडेप्ट करेंगे और कैसे उसको यूज़ करके हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात भी कह सकते हैं। नीलिमा शेख 1945 में नई दिल्ली में पैदा हुई। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग की, हाथों के मिनिएचर से लेकर तामीराती नक्शे और रिवायती पेंटिंग से लेकर थिएटर स्टेज के लिए स्क्रोल्स और स्क्रीन्स तक। उन्होंने नाथ द्वार की पिछवाई की तफसीली तहकीक की, थिएटर सेट का डिज़ाइन बनाया और पूरी दुनिया में इसकी नुमाइश की। उन्होंने अपने उस्ताद के.जी. सुब्रमण्यन से मुख्तलिफ रिवायती तर्ज फ़न को सीखा। अपने खल्क़ी इस्तेदाद की वजह से उनकी तस्वीरें जज्बात की अक्कासी करती हैं और शदीद एहसास और शायराना इजहार की वजाहत करती हैं। 1980 के बाद की तस्वीरें अपने माहौल, दाखिली और खारजी अशिया पर मबनी हैं। 1984 में जब चंपा सीरीज़ नमूदार हुई तो उसकी मुसव्विरी में नुमायां तब्दीलियां आईं। उनकी इस सीरीज़ की 12 तस्वीरों में एक जवान लड़की की कहानी है जिसकी शादी हुई है, उसको ईज़ाएं दी जाती हैं और फिर अपने ससुराल वालों के ज़रिए भेंट चढ़ा दी जाती है। इस तस्वीर से मुसव्विर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हकीकत से करीब होने की गम्माज़ी होती है और जो कुछ उसके माहौल में होता है उसका अक्स पेश करने की मिसाल मिलती है, जिसमें रिवायती तर्ज की भी आमेजिश है। उनकी हाल की तस्वीरें औरतों की तारीख़ी हैसियत पर मबनी हैं और महबूब के गम व अंदोह की तर्जुमानी करती हैं। उनकी तख्लीक़ात में बहुत सी रवायतें जापान की उकियो-ई से राजस्थान, पहाड़ी और मुग़ल मिनिएचर सबों का इम्तिजाज मिलता है। हमारी कल्चर और हमारी हिस्ट्री हमारे कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी एम्बेडेड है। कुछ आर्टिस्ट इससे एक रास्ता और एक रास्ता निकालते हैं और इनको लेके चलते हैं, ये मान के कि ये हमारी रूट्स हैं या हमारे ट्रेडिशंस हैं, इससे लोग वाकिफ़ हैं और ये हमारी लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज को हम आगे कैसे ले जाएं, ये चीज़ पे उनका ध्यान है, ठीक है ना। अब रामचंद्रन जो हैं, ए रामचंद्रन, वो भी म्यूरल फॉर्मेट में काम करते हैं। उनको म्यूरल्स बनाने का शौक, म्यूरल साइज़ पेंटिंग्स बनाते हैं। लेकिन उन म्यूरल साइज़ पेंटिंग्स में और उनके वाटर कलर्स में हमको काफ़ी चीज़ें दिखती हैं जो हमारे इन ट्रेडिशन से आई हैं। फॉर इंस्टेंस वो स्टाइलाइजेशन यूज़ करते हैं। सो स्टाइलाइजेशन एक तरीका था, सर्टन मोटिव्स और सर्टन वेज, जो एक बोलते हैं ना, एक वोकैबुलरी होती है, एक सिंटैक्स होती है। वो सिंटैक्स को उन्होंने बखूबी समझा है कि मिनिएचर्स में सिंटैक्स क्या होती थी और वोकैबुलरी क्या होती थी। तो कई किस्म के पैटर्न्स बड़े रिदमिक तरीके से रिपीट होते हैं, या एक बड़ा आइडियलाइज लैंडस्केप बनता है, या बहुत स्टाइलाइज्ड वे से आँखें, फीचर्स बनाए जाते हैं जैसे थी उन ट्रेडिशंस में। उन्होंने इन चीज़ों को बहुत यूज़ किया है अपने काम में। भगत सिंह की रंगारंग तस्वीरें फितरत की बेशुमार शक्लों को पेश करती हैं। एक घनी आबादी वाले शहर में पैदा होने के बावजूद वो एक अच्छे फनकार हैं। उनकी तस्वीरें बदलते हुए मौसम, फलों से लदे हुए दरख्त और सब्जियां, सुर्ख या नीले साए में फूलों की सजावट से मुज़य्यन है। उनकी मुसव्विरी भी मिनिएचर रिवायत से मुतासिर है। भगत सिंह की तख्लीक़ात पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। उनकी तस्वीरों में गिलहरी और चिनार का पेड़ इस बात की अक्कासी करती है कि उन्होंने
हिंदुस्तानी मिनिएचर से काफ़ी असर कबूल किया है और अपने मासिर तनाज़र में फ़नकाराना तौर पर पेश किया है। तो घर में आर्ट का माहौल था मुझे, और पेरेंट्स के जो गुण बच्चों में आते वो भी कुछ मेरे अंदर है। मेरे फादर जैसे आर्ट करते थे तो वो गुण मेरे अंदर आ गए बचपन से ही। तो धीरे धीरे फिर मेरा रुझान आर्ट की तरफ बढ़ता गया। स्कूल में भी जो कॉम्पिटिशन हुआ करते थे वो आर्ट के, उनमें भी मैं काफ़ी पार्टिसिपेट किया करता था। मेरे स्कूल टीचर्स भी मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया करते थे। और फिर उसके बाद मैंने जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो आफ्टर 11th मैंने फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मैंने 1 साल का पेंटर एंड डेकोरेटर ट्रेड में सर्टिफिकेट कोर्स किया। वहाँ से मुझे कुछ आर्ट के बारे में और थोड़ी सी नॉलेज बढ़ी कि आर्ट क्या चीज़ होती है। तो फिर जब वो कोर्स मैंने पास आउट किया तो फिर मैंने साइन बोर्ड पेंटर की मैंने अपने घर में एक शॉप खोली और वो साइन बोर्ड पेंटर का मैं काम करता था। और जो अर्निंग होती थी उससे मैं अपनी पढ़ाई के लिए उसको मैं यूज़ किया करता था। फिर धीरे धीरे मैं साइन बोर्ड पेंटर का काम भी करता गया, पढ़ाई भी करता गया। फिर आगे चल के फिर मुझे मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे टीचर बनना है। तो उन्होंने मुझे हमारे पड़ोस में एक लेडीज़ रहती थी, वो मुझे उनके पास लेके गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि जामिया में एक कोर्स होता है, वहाँ से आर्ट टीचर का एक कोर्स होता है, वो कर लो। फिर हम जामिया गए, वहाँ से फॉर्म वगैरह लेकर आए। तो जो कोर्स उन्होंने मुझे बोला था उस कोर्स में तो मेरा एडमिशन हुआ नहीं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में मेरा एडमिशन हो गया। तो फिर धीरे धीरे हमने 4 साल की ये डिग्री जो है शुरू की और आर्ट की तरफ मेरा रुझान बढ़ता गया। आर्ट के बारे में मुझे समझ, डिफरेंट टाइप की समझ मुझे आती गई और कितने प्रकार के मीडियम्स होते हैं, किस तरीके से उनको यूज़ करना होता है, किस तरीके से थॉट्स, कंसेप्ट किस तरीके से डेवलप किए जाते हैं, कौन कौन से आर्टिस्ट हैं आर्ट फील्ड में, आर्ट कितने प्रकार की आर्ट्स होती हैं। ये सारी चीज़ें मुझे उस BFA की डिग्री के दौरान जानने को मिली। आज की किस्त में आपने देखा कि मुगलिया मुसव्विरी की मीरास आज भी कायम है, जो कभी लंदन की जुड़वां बहनों अमृता और अबिंद्रा की मगरिबी और मशरिकी जमालियात को यकजा करती हुई पेंटिंग्स में झांकती है, तो कभी गुलाम मोहम्मद शेख की तस्वीरी मज़ाहिरों को वजाहती शक्ल देती नज़र आती है, कभी जज्बात व एहसास की अक्कासी और शायराना इजहार की वजाहत करती नीलमा शेख के कैनवस पर दिखाई देती है, तो कभी फितरत की बेशुमार शक्लों को पेश करती भगत सिंह की रंगारंग मुसव्विरी में झलकती है।